नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी। आज अपना नंबर सिस्टम का आगे का पार्ट हम पूर्ण करेंगे। नंबर सिस्टम में अभी तक हमने किया था वो था हमारा परिमेय संख्याओं तक। कौन सी थी? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बाद में जो हमारे पास आती हैं वो आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो कौन सी होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख पाए। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख पाए, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके, तथा P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। भाई पहली बात तो ये P और Q पूर्णांक होने चाहिए और फिर लिख भी नहीं पाए, ऐसी कंडीशन है अपने पास। जैसे पाई है, पाई बटा 1 लिख तो सकते हैं, लेकिन क्या पाई एक पूर्णांक है? नहीं, इसलिए ये परिमेय नहीं है। ये क्या है? अपरिमेय। और जिनके मान भी लगभग में लेते हैं अपन, वो सारी क्या होती हैं? अपरिमेय। वे संख्याएं जिनके मान हम लगभग में लेने पड़े, वो सारी क्या होती हैं? अपरिमेय। जैसे √2, √3, √5, √4 परिमेय है। √4 का मान होता है 2, √4 का मान 2 नहीं, जैसे ये क्या है? परिमेय। √4 का मान क्या होता है? 2, जिसकी वजह से वो क्या है? परिमेय। √5, √6, पाई, ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं सारी क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। ये सारी क्या होती हैं? अपरिमेय। दशमलव में हमने बात किया था, कौन सा दशमलव? अशांत। और अशांत में भी कौन सा? अनावर्ती। अशांत अनावर्ती या अनावर्ती अशांत दशमलव। अनावर्ती अशांत दशमलव कैसा होता है? अपरिमेय संख्याओं में होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम एक डायग्राम में समझते हैं। देखो कैसे। देखो सबसे पहले हमारे पास थी संख्याएं प्राकृत, कहां से? 1 से लेकर अनंत तक की थी। कौन सी थी? प्राकृत। प्राकृत 1 से अनंत तक थी, उसमें हमने क्या शामिल किया? जीरो शामिल, यानी ये तो थे ही हैं, इनमें जीरो और शामिल कर लें तो संख्याएं हो जाएंगी पूर्ण। कौन सी हो जाएंगी? पूर्ण। पूर्ण को भी धनात्मक और ऋणात्मक लगाया, यानी धनात्मक तो है ही है, ऋणात्मक और शामिल कर लें तो ये किस बन जाएंगी? पूर्णांक। यानी ये तो है ही है, ऋणात्मक और शामिल कर दें तो क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। अब बात आई है तो पूर्णांक की। अब पूर्णांक को भी P बटा Q के रूप में लिखा। किस रूप में लिखा? P बटा Q। तो वो क्या हो गया? परिमेय। मतलब ये तो थे ही थे, भिन्न और कुछ दशमलव, भिन्न और कुछ दशमलव आए तो क्या बन गए? परिमेय। और जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाए वो क्या हो गई? अपरिमेय। वो क्या हो गई? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप, यानी इनको मिला दें तो क्या बन जाती है? वास्तविक संख्याएं। और बच जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? काल्पनिक। क्या हो जाएंगी? काल्पनिक। अब देखो यहां पे मैं कहूं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं, तो सभी प्राकृत पूर्ण होती हैं, सभी प्राकृत पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होती, क्योंकि ये सब बच गया ना। ऐसे सभी प्राकृत पूर्णांक होती है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं होते। सभी पूर्ण प्राकृत पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्ण पूर्णांक होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते। सभी पूर्ण परिमेय होते हैं, लेकिन सभी परिमेय पूर्ण नहीं होते। तो इस डायग्राम से हमें पता चल जाता है कि कौन सी संख्याएं के कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। यानी सबसे पहले प्राकृत में जीरो शामिल करते हैं, पूर्ण को प्लस माइनस लगाते, पूर्णांक को P बटा Q में लिखा परिमेय, और जो नहीं लिख पाए वो क्या हो गई? अपरिमेय। इनका सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। बच गई वो क्या हो जाएंगी? काल्पनिक। चलो अभी हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। इनके अंदर कुछ भी ज्यादा नहीं आता, बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है कि होती क्या है क्या नहीं है। देखो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ये कौन से होते हैं? परिमेय व अपरिमेय का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है?
वास्तविक संख्या। परिमेय थी वो और अपरिमेय, सबको एक जगह रख दो, सबको एक जगह रखेंगे, यानी √2 भी, √3 भी, √4 भी, √6 भी, √9 भी, पाई भी, 2, 4, 6, 8 जितनी सारी संख्या, ये सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं। सारी क्या है? वास्तविक। एक और परिभाषा दी जाती है कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त हो। अब आप जानते हो स्क्वायर करने पर तो प्लस ही आता है, तो यानी जितनी भी संख्याएं अभी तक आपने पढ़ी उनका स्क्वायर करने पर क्या आता है? प्लस। तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? वास्तविक। तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या हो जाएंगी। दूसरा होता है हमारे पास काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, इसमें क्या आएगा कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। अब एक बात बताओ, अब आपको दिमाग में आएगा कि स्क्वायर करने पर तो प्लस ही आता है, माइनस तो आ ही नहीं सकता। तो ये माइनस कब आएगा? ये एक ही कंडीशन में आता है कि अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या हो। अंडर रूट के अंदर माइनस का एक भी होगा तो वो भी क्या है? काल्पनिक। क्योंकि क्या हो जाएगा, इसको इसी को हम कैसे लिखते हैं? आयोटा से। यही क्या है? काल्पनिक। अंडर रूट के अंदर माइनस आया ना, इमेजिनरी हो जाता है। क्या होता है? इमेजिनरी, काल्पनिक नंबर हो जाते हैं वो। इमेजिनरी काल्पनिक नंबर है। काल्पनिक नंबर को हम किससे लिखते हैं? आयोटा से लिखते हैं। अंडर रूट का -1 को ही आयोटा कहा जाता है। अब जैसे अंडर रूट में कोई भी होगी, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट के -5, ऐसे जितनी भी होंगी वो सारी क्या है? काल्पनिक। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या हटेगा? अंडर रूट। सिर्फ स्क्वायर करने से क्या हटता है? अंडर रूट। अंदर की संख्या बच जाती है। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। कैसी संख्या प्राप्त होती है? ऋणात्मक। तो ये सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? काल्पनिक। यानी वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? काल्पनिक। काल्पनिक संख्याओं में ये सारी आएंगी अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्याएं, वो सारी क्या हो गई? काल्पनिक। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने एक हिस्सा देखा हमारा संख्याओं का, वो था जैसे जैसे हमारे पास संख्याएं हमने उनके नाम दे दिए। अब बात आती है गुणों के आधार पे। गुणों के आधार पे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आती हैं अभाज्य, भाज्य, सहअभाज्य। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है अभाज्य संख्या। कौन सी आती है? अभाज्य। उसके बाद में सहअभाज्य आती है और उसके बाद में भाज्य बचता है। सम, विषम दो और बच जाते हैं गुणों के आधार पे, लेकिन उनका इतना खास रोल नहीं रहता क्योंकि हर कोई जानता है सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है, आदि सम होती है, आदि विषम होती है, सब जानते हैं इनके बारे में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है अभाज्य में। शुरुआत ही अभाज्य से होती है। तो देखो अभाज्य, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या, देखो हम किताबों में परिभाषा पढ़ते हैं, वो सुनना क्या है कि वे संख्याएं जिनका वर्ग कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य। लेकिन एक बात बताओ, एक है, एक में स्वयं का ही जाता है और एक का, इसके अलावा किसी का नहीं जाता, फिर भी ना तो ये भाज्य ना ही अभाज्य। ना तो क्या है? भाज्य, ना ही क्या है? अभाज्य। यानी इसकी एक्चुअल परिभाषा सुनना क्या होगी? जो सही परिभाषा वो है कि वे धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पहली परिभाषा सुन लेना ध्यान से, वो अथवा में लिखेंगे अपने वाली, जो अभी अपने बोली थी वो किस में लिखेंगे? अथवा में। वो सिर्फ हमारे समझने के लिए।
एक्चुअल परिभाषा होती है कि वे धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो पहला क्वेश्चन यही तैयार हो गया कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होते हैं। तो अभाज्य संख्याओं कितने गुणनखंड होते हैं? 2। अभाज्य संख्याओं कितने गुणनखंड होते हैं? 2। या फिर ये कहें कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, कौन सी होती हैं? तो होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब बात आती है एक की, एक का तो एक ही गुणनखंड अकेला खुद एक, तो इसलिए क्या है? एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। दूसरी परिभाषा, वे संख्याएं जो हम याद करते हैं जिनमें स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक न भाज्य है वह न ही अभाज्य। ये इस परिभाषा के साथ याद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इस परिभाषा को देखेंगे तो एक को क्या करें? मानेंगे अभाज्य मानेंगे, जबकि एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है, ये सिर्फ किसके लिए है? हमारे समझने के लिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद 3। शुरू की 10 अभाज्य संख्या आपको याद ही रखनी है किसी भी कंडीशन में, एनी टाइम 10 शुरू की अभाज्य संख्या याद रखनी है, क्योंकि कहीं भी पूछा जाता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। भाई प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य, एक ही बात है। तो 2, 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। देखो भाई 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ये शुरू की 10 अभाज्य संख्याएं जो एनी टाइम आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो एनी टाइम हर वक्त आपके दिमाग में होनी चाहिए। परिभाषा वापस सुनना कि वे धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहा? कि वे धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहां पे एक नाम आया आपके सामने, गुणनखंड। अभी इसके थोड़ी सी आगे बात करेंगे गुणनखंड होता क्या है, गुणनखंड होता क्या है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में फर्क क्या है, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, ये सारा अभी आगे बात करेंगे। दूसरी, वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 के प्रथम 10, इसके बाद 31 भी आएगी, लेकिन आगे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और 2 एक ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य भी है। 2 एक अकेली ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य भी है। 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य होगी, सम संख्या नहीं है जो अभाज्य होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो कौन सी होगी? 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 ऐसे चलता रहेगा। चलो देखो भाई इसके अंदर हमने यहां पे बात की है, क्या नाम लिया? गुणनखंड। अभी तो सिर्फ मैं बताता हूं गुणनखंड होता क्या है, आगे बात करेंगे जब करेंगे गुणनखंडों की संख्या व गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। देखो जैसे मैंने कहा 4 है, 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड का मतलब वे संख्याएं जिनका 4 में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो कहा जाता है कि 4 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, या 4 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, या 4 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। अकेला गुणनखंड लिखा हो तो 4 में देखो 1 का भाग जाता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 ही होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होती है। 1 के बाद किसका आता है? 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, किसका जाता है? 4 का। तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए? 3।
इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य। 3 है, 3 के गुणनखंड कौन कौन से, 1 और 3। इसके कितने गुणनखंड है, सिर्फ 2 ही, एक तो स्वयं और एक 2 गुणनखंड हो गए, तो ये क्या है, अभाज्य। मैंने कहा 6 के, तो देखो 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4, इसलिए ये क्या है, अभाज्य। ये क्या है, अभाज्य। एक का कितना गुणनखंड होता है, एक ही होता है, इसलिए ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो ये बात थी गुणनखंड की। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि वे संख्याएं जिन्हें केवल 2 ही गुणनखंड पाए जाते हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ये शुरू की 10 हमने देखी है। यहां एक क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन देखना, सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई ज्ञात करो। क्या कहा कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, x। सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, x। तो सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, y है, तो x माइनस वाई ज्ञात करो। तो x माइनस वाई ज्ञात करो। अब सुनना मेरी बात, अगर अपन तरीके से लिखेंगे तो भी आ जाएगा और तरीके से नहीं लिखेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे x का सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 11 13 ऐसे चलते जाएंगे भैया। तो y विषम अभाज्य संख्याओं का योग, विषम में सिर्फ कौन नहीं आएगा, 2 ही तो नहीं आएगा, बाकी तो सारी आएंगी। तो दिखा कौन, कहां से शुरू करेंगे, 3 + 5 + 7 + 11 + 13, यानी बाकी सारी आ जाएंगे एज इट इज। तो x माइनस वाई, माइनस करने पर नीचे के निशान क्या हो जाते हैं, चेंज। तो 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7, 11 से 11, 13 से 13, आगे सारे कैंसिल। इधर क्या हुआ, x माइनस वाई बराबर इधर क्या बच गया, 2, यानी x माइनस वाई कितना है, 2। x माइनस वाई कितना है, 2। देखो दोबारा देख लो एक बार इसको, हाँ। तो अगला क्वेश्चन देखो, अभाज्य संख्याओं में एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन कैसे, जैसे किन्हीं 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में प्रथम 3 का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो प्रथम व चौथी संख्या का योग ज्ञात करो। क्या कहा, सुना देखो अब से कि कितनी 4 क्रमागत अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या है, 4। 4 में पहली 3, प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, तो अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। अब चलो हमें कुछ भी नहीं पता, हमें ये तो बताना कि शुरू की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। हमने लिखा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। चलो इससे जाएंगे। हमने कहा कि 2 से शुरू होती, किससे शुरू होती, 2 से। तो पहले 3 को गुणा करो, 2 3 6, 6 पंजो 30, अपना तो 385 है पहले 3 का गुणनफल। यहां तो कितना है, 2 3 6, 6 पंजे 30 आ रहा है, 30
385 बराबर नहीं है, इसका मतलब 2 से शुरू नहीं है। किससे शुरू नहीं है? 2 से। चलो हमने कहा कि 3 से शुरू है, तो पहले दिन 3, 5 और 7, तीनों पंजो 15, 15 संति 105, तीनों पंजो 15, 15 संति 105। अपना 385 अब भी बराबर नहीं है, इसका मतलब 3 से भी शुरू नहीं है। अब 5 से देखो, 5 गुना 7, 7 में 35, 35 गुना 11 कितना है? 385। अपना भी 385, इसे भी 385 बोला है। यानी संख्या का आंसर है 5 से, 5, 7, 11 और 13। संख्या क्या आ जाएंगी? 5, 7, 11 और 13। पहली और चौथी का योग कितना आया? 18। ये हो गया आंसर। भाई सीधी सी बात, वापस सुना कि हमने क्या कहा कि हमें नहीं पता, हमने शुरू की 8, 7, 8 लिख दी। हमने कहा क्या 2 से शुरू होती, तो पहली दिन 2, 3, 5 होती, तो 3, 2, 6, 6, 5, 30, 30 तो नहीं दे रखा उसने, इसलिए 2 से तो नहीं होगी। चलो 3 से चेक करते हैं। तीनों पंजे 15, 15 संति 105। अब 105 भी नहीं, 350, यानी 3 से भी शुरू नहीं है। फिर देखा 5 गुना 7 गुना 11, 5 गुना 7 गुना 11, 7 पंजे 35, 35 गुना 11 होता 385। यही दे रखा है, यानी कहां से शुरू होंगे? 5 से, तो 4 लिख दो 5 से शुरू करके, 5, 7, 11 और 13 लिख दी चारों। पहली और चौथी का योग, तो पहली 5 और चौथी 13, 5 और 13 योग कितना होता है? 18, जो हमारा क्या हो गया? आंसर। चलो एक तो ये तरीका, चलो दूसरा तरीका देखते हैं। देखो उसने क्या कहा कि 3 अभाज्य संख्याओं गुणनफल 385 है, गुणनफल 385 है ना, तो वापस टुकड़े कर दो। वापस क्या करता हूं? टुकड़े। वापस टुकड़े करते सबसे पहले क्या आता है? 5 का कितनी बार? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 यानी 77 बार। अब किसमें आता है? 7 का कितनी बार? 11 बार। किसमें आता है? 11 यानी एक बार। 385 5 गुना 7 गुना 11 आ गई ना संख्या? 5, 7, 11, तो अगली कौन सी होगी? 13। चेक करने की जरूरत नहीं, वो चेक करने की जरूरत कहां है? 1001 होता है, तो ये तो होगा 1001। प्रथम व चौथी का योग कितना है? 5 और 13 कितना होता है? 18। ये लो, ये भी आंसर आ गया। ऐसे थोड़ा सा, यानी हमें क्या कहा गया कि 3 अभाज्य, प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, 3 को गुणा करने पर 385 आता है, तो 385 के वापस टुकड़े किए। पहले 5 का आता है 77 बार, फिर 7 आता है 11 बार, 11 में 11 का एक बार, यानी 5 गुना 7 गुना 11, यानी हमारे पास संख्या है 5, 7, 11। चौथी क्या होगी? हमें खुद को पता है कि 5, 7, 11 के बाद में क्या होती है? 13। उसके टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है, तो 5, 7, 11 और 13। पहली और चौथी का योग 5 और 13 योग कितना होता है? 18। चलो ये आ गया। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे बातें और पूछ लेते हैं वो अभाज्य संख्याओं में। जैसे 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है भाई? 9। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 9। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15। 1 से 75 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 21। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25। ध्यान से देखना, 1 से 25 तक होती है अभाज्य संख्या की संख्या होती है 9। 1 से 50 तक होती है 15। 1 से 75 तक होती है 21 पर 1 से 100 तक होती है 25। फर्स्ट ग्रेड में एक बार पूछा जा चुका है कि पर 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25। 1 से 75 तक पूछे तो 21, 1 से 50 तक पूछे तो 15, 1 से 25 तक पूछे तो 9। और शुरू की दोस्तों आपको कैसे याद? मैं तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। 3 अंकों की सबसे
छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। तो ये हमारी याद रखने लायक बातें हैं, इसको लाते हैं। अब आता है भाज्य संख्या। इसकी वैसे ही 2 परिभाषाएं पड़ जाएंगी, वैसी की वैसी, कि वे धनात्मक पूर्णांक जिनके 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसमें क्या था? अभाज्य में क्या था कि वे धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाती थी? अभाज्य संख्याएं। अब वे धनात्मक पूर्णांक जिनके 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हो, 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हो, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अथवा में क्या लिखोगे इसमें? वे धनात्मक पूर्णांक जो स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहा? कि वे धनात्मक पूर्णांक जिनके 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं वो भाज्य कहलाती हैं। या फिर कहेंगे वे धनात्मक पूर्णांक जो स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो तो भाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ऐसे चलते जाएंगे। सबसे छोटी कौन सी होगी? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 12, 14, 15, 16, 18 चलते जाएंगे। ये क्या थी? अभाज्य संख्याएं। अब इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सह अभाज्य संख्याएं। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है अपना सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या। सहभाज्य कुछ नहीं होता, नॉर्मल सी बात है कि किन्हीं भी ऐसी 2 संख्याओं का समूह, समूह कितनी संख्या होगा? 2 का। किन्हीं भी ऐसी 2 संख्याओं का समूह जो किसी समान संख्या से विभाजित न हो। कोई भी ऐसी 2 संख्याओं का समूह जो समान संख्या से विभाजित ना हो सहभाज्य कहलाती है। जैसे 4,9, 16,25, 8,9 कोई समान संख्या से विभाजित नहीं। समान संख्या से विभाजित नहीं है तो क्या है? सहभाज्य। समान संख्या से विभाजित नहीं है तो क्या है? सहभाज्य। एग्जांपल देख लिया हमने। एक चीज और, P और Q सहभाज्य है तो P की पावर n, Q की पावर n भी सह अभाज्य होंगी। कैसे भाई? जैसे 2 और 3 है, सहभाज्य है। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिखा, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4,9 सहभाज्य है कि नहीं? है भाई। इसमें 2 का जाएगा, 3 का जाएगा ही नहीं। तो इधर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 8,27। यानी किसके पास जाएगा? उसी का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा।
अब अगर P और Q दोनों सहभाज्य हैं तो P की पावर n और Q की पावर n भी क्या होंगी, सहभाज्य। हमने क्या कहा कि सहभाज्य किन्हीं भी ऐसी दो संख्याओं का समूह जो किसी समान संख्या से विभाजित नहीं हो, जो किसी समान संख्या से विभाजित नहीं हो, क्या कहलाता है, सहभाज्य। जैसे 4, 9, 16, 25, 8, 9, ये सारी क्या है, सहभाज्य। P और Q दो सहभाज्य संख्या है तो P की पावर n और Q की पावर n भी क्या होगा, सहभाज्य। ये तो एग्जांपल देखा हमने, होगा ऐसा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगली चीज इसमें क्या आती है, हम देखते हैं कि A और B सहभाज्य हैं तो इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से पे जो बोलते हो वो हमेशा क्या होगा, A। LCM लघुत्तम समापवर्ती LCM वो हमेशा इनका क्या होगा, गुणनफल यानी AB। क्या होगा, AB। A और B दो सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल तो हमेशा LCM होगा और एक हमेशा क्या होगा, LCM। LCM हमेशा एक, LCM हमेशा इनका गुणनफल। मैं क्या कहता हूं, अगला पॉइंट, ये पॉइंट देखोगे, एक पॉइंट और आता है इसमें, कोई भी दो क्रमागत संख्याएं सदैव सहअभाज्य होंगी। कोई भी दो क्रमागत उठा लो वो सदैव सहअभाज्य, 8, 9, 9, 10, 101, 102, 105, 106, 125, कुछ भी, कोई भी दो क्रमागत संख्या है वो सदैव सहभाज्य होंगी। तो मैं यहां एक और लाइन दे सकता हूं, दो क्रमागत संख्याओं का HCF क्या होगा, एक, व LCM उनका गुणनफल होगा। LCM क्या होगा, गुणनफल। देखो कोई भी दो क्रमागत संख्या है ना वो सदैव क्या होगी, सहभाज्य, और सहभाज्य होती है तो उनका HCF कितना होता है, एक, तो दो क्रमागत संख्याओं का HCF भी कितना होगा, एक। LCM हमेशा में गुणनफल, तो इनका LCM क्या होगा, उनका गुणनफल होगा। सहभाज्य संख्या, वापस सुनो, सहभाज्य कोई भी ऐसी दो संख्याओं का समूह जो किसी समान संख्या से विभाजित ना हो, किन्हीं भी ऐसी दो संख्याओं का समूह जो कोई समान संख्या से विभाजित नहीं हो, सहभाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है, सहभाज्य। P और Q अगर सहभाज्य है तो इनकी कितनी पावर लगा दो, P की पावर n और Q की पावर n दोनों ही क्या आएंगी, सहभाज्य रहेंगी। फिर कहा A और B सहभाज्य हैं तो इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो एक ही होगा, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर जो होता है वो इनका गुणनफल होगा। कोई भी दो क्रमागत संख्याएं सदैव क्या होंगी, सहभाज्य, और दो क्रमागत संख्या उनका HCF एक हो जाएगा था, उनका LCM उनका गुणनफल हो जाएगा। ये था भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, कि गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो यहां तक पढ़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड के अंदर अंतर समझना, योग, संख्याएं ज्ञात करना, ये अगली क्लास में देखेंगे। तो अगली क्लास देखने के लिए अगला वीडियो देखेंगे। थैंक यू।